अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ संजीदा बातें होंगी, कुछ मज़ेदार बातें होंगी, कुछ संजीदा तस्वीर होंगी और कुछ तस्वीर आपको हंसाएंगी। देखते हैं, बात करते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त है कोरोना की पूरी दुनिया में, वो यकीनी तौर पर इस स्टेज को पहुंच रही है कि जहां बड़े बड़े अपने आसाब खो चुके हैं। एक बड़ा आसाबी जंग हो रही है चीन की, अमेरिका और उसके दोस्त इंग्लैंड से। ट्रम्प बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं चीन के ऊपर कि कोरोना वायरस कोविड-19 ये उसकी लैब से निकला है, जानबूझ के निकाला है या गलती हुई है। इसकी वो इंक्वायरी कराएंगे, इन्वेस्टर कहें चाइना हैज़ टू पे, यही सब कुछ। अब बरतानिया कह रहा है जो जो अपनी गलतियाँ, जो अमेरिका भी अपनी गलतियाँ भुगत रहा है, बरतानिया भी अपनी गलतियाँ भुगत रहा है। अगर ये वायरस आ गया था तो भाई रोक लेते इसको, पहले ही रोज़ पकड़ लेते, नहीं पकड़ा, मजाक उड़ाया, इसकी तहकीर की इसकी। ये वायरस की कभी, लोग कहते हैं साइंसदान, इसकी बेइज्जती कभी ना करें, इसको बहुत एहतराम से मारें। इसका एहतराम यही है कि लोगों को बचाएं। आपने लोगों को नहीं बचाया, आप चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर चीन वाकई इतनी बड़ी ताकत है कि वो ऐसा मौलिक वायरस बना सकता है, तो फिर बच के रहिएगा, फिर बच के रहिएगा। आप चीन इराक नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। अगर चीन इराक होता तो आप कब तक उसे हड़प कर चुके होते। और अगर उसका ये वायरस है तो एक आध वायरस वो और छोड़ देगा, आप कहाँ जाएंगे। संभल के थोड़ा सा, मतलब ठीक है, आप की जो रेटिंग थी इंतखाबात के लिए वो कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसानी जानों से खेलें, आप किसी दूसरे मुल्क को बुरा इल्ज़ाम ठहराएँ। चीन की लैब की तस्वीर आई हैं, तस्वीर चाइना ने खुद छापी हैं। अब उन पे हम जैसे लोग बात कर रहे हैं, हमारे सहाफ़ी और हमारे एंकर्स, कि ये फ्रिज ख़राब है, इस फ्रिज के अंदर गड़बड़ हो गई है। अरे भाई तुम्हें क्या पता भाई, जिसका मामला उस पर छोड़ दो ना। अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं आपस में, क्यों पार्टी बन रहे हो। अमेरिका, बरतानिया और भारत तीनों मिलकर चीन के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं। हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। चीन तो हमें जिस तरह मदद कर रहा है वो तारीख़ी है, तारीख़ी नहीं, मिसाली और रिवायती है। गिलगित तक उसका सामान पहुंचा है और गिलगित के लोगों ने कहा है कि हमें चीन ने सामान दिया, वफाक ने सामान नहीं दिया। ये बयान रिकॉर्ड के ऊपर है। चलें, कुछ बातें इसी हैं कि जो करनी इसलिए ज़रूरी है कि एक उम्मीद की फ़िज़ा पैदा हो जाए। उम्मीद की फ़िज़ा इसलिए पैदा करना ज़रूरी है कि लोग मायूस हैं, लेकिन ये उम्मीद की फ़िज़ा ये इस तरह नहीं कि आप इसको सुनकर बाहर निकल पड़ें और जो आप ऑलरेडी वायलेट कर रहे हैं लॉकडाउन को मज़ीद कर लें। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और भारत में जो शरह अमवात है वो दुनिया में ग़ालिबन सबसे कम है। पाकिस्तान की तो बहुत ही कम है। पाकिस्तान की कोरोना वायरस के मरीज़ों में शरह अमवात 1.7 से 1.9 तक पहुंच रही है। आज की जो फिगर है उसको मिला लें हम तो 1.9 तक हो जाता है। और इंडिया में ये 3.3 है, इटली में ये 33 है, अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। और आलमी सतह पर अगर हम बात करें तो ये 6.2 है स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को क्रॉस कर गया है अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्पेन, ये सब क्रॉस कर चुके हैं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी एशिया में, हमारे इलाके में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, इसमें ये शरह खासी कम है। और नेपाल में तो बहुत ही कम है, भूटान में तो ना होने के बराबर है। बांग्लादेश ने बड़े अच्छी तरह काबू किया है। हम काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश नहीं भी कर रहे, हम एक ऐसे घोड़े पर बैठ गए हैं जिसकी लगाम हमारे हाथ में दे दी गई है और हम बार बार लगाम छोड़ रहे हैं। इस लगाम को अगर हम कस के एक बार पकड़ लेते तो शायद ये 1.7 भी हमारे पास नहीं होती। अगर हम तफ्तान को काबू कर लेते, अगर हम रायविंड को काबू कर लेते, अगर हम मुख्तलिफ जमातों की जो टीमें हैं उनको बाहर निकलने नहीं देते, अगर हम तफ्तान में आने वाले मोहतरम ज़ायरीन को वहाँ बेहतर सहूलतें फ़राहम करते, वहाँ वाकई क्वारंटाइन फ़राहम करते,
तो शायद ये 1.7 भी नहीं होता, ये 0.5 होता। चाइना से एक केस आया था हमारे पास जनवरी में या फरवरी में, वुहान से एक लड़का अरसलान आया था लियारी में, और उसका इलाज हो गया था 14 डेज़ में, वो ठीक हो गया था और उसकी खबर भी इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया और हमने अपने बलूचिस्तान को भी गैर महफूज किया। और बड़ा इसी तरह भारत में वाक़यात हुए, भारत में कुछ इज्तिमात हुए और उस इज्तिमात से लोग फिर जब निकल के अपने अपने इलाक़ों में गए तो वहाँ बड़ा मसला हुआ। वो निज़ामुद्दीन का मरकज़ का वाक़या जो है, जिसकी वजह से अब मुसलमानों पर बड़ी शामत आई हुई है, मुसलमानों को बाकायदा तौर पर अछूत बना के पेश किया जा रहा है। ये मैं आपसे बात करूँ कभी फिर, क्योंकि भारत अब दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो नस्ली और मज़हबी बुनियाद पर इम्तियाज़ करने लगा है और मरीज़ों को अलग करने लगा है। मुसलमान मरीज़ अलग होगा, हिंदू मरीज़ अलग होगा और अछूत मरीज़ अलग होगा। 18 महीने तो लगेंगे इसकी वैक्सीन आने में। और इटली के वज़ीर आज़म का कहना है, हम लोग बहुत पुरजोश रहते हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे, लेकिन मामूलाती ज़िंदगी जब बहाल होंगे जब वैक्सीन आएगी। तो फेसबुक के लोग कहते हैं कि 18 महीने लगेंगे, साइंसदान कह रहे हैं 18 महीने लगेंगे। अब जो भी सूरत हाल है, लेकिन ये उम्मीद रखनी चाहिए हमको अच्छी। मैं ज़्यादा तशवीश मुझे हिंदुस्तान के रवैये से है। ओआईसी ने भी ख़ासा इसकी मजम्मत की। ये बड़ी बात है आज कि ओआईसी का बयान आया है कि भारत इस्लामोफोबिया का शिकार हो गया, मुसलमानों को वो परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, जबकि बीमारी सबको है। बीमारी ईसाइयों को भी है, हिंदुओं को भी है, बुद्धों को भी है और क्रिश्चियंस को भी, और तो और सेकुलर्स के अलावा देहरियों को भी है ये बीमारी। तो खाली मुसलमानों को बोलते इल्ज़ाम ठहराना इंसाफ नहीं है। चीन ने भी इसकी मजम्मत की है। अब मुझे जो ज़्यादा परेशानी है वो कच्ची बस्तियों से है। एशिया में बड़ी कच्ची बस्तियाँ हैं। ये आप देखिए, बॉम्बे की जो कच्ची बस्ती है धारवी, यहाँ बहुत दिनों तक कोरोना नहीं मिला था, लेकिन अब मिल गया। अब यहाँ की आबादी तकरीबन 4 लाख है। दुनिया एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। इसके ऊपर तैयारा जब गुजरता है, मैं गया हूँ, तो 3 मिनट तक इस पर तैयारा प्रवास करता है लैंडिंग के लिए, लैंडिंग से पहले। यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, मतलब बाज़ औक़ात तिरछा निकलना पड़ता है, इंसान को तिरछा को निकलना पड़ता है। बाज़ गलियाँ अच्छी हैं, बाज़ गलियाँ बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल। और फिर एक के ऊपर एक कच्चा मकान बना हुआ है, झोपड़पट्टी कहते हैं इसको हिंदुस्तान में। तो ये वो झोपड़पट्टी है। और अगर यहाँ पर बताया गया है कि 40 पॉजिटिव निकले हैं और तकरीबन 7 से 10 की मौत हो चुकी है। ये बहुत ख़तरनाक है। साबिक़ा मशरक़ी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश, बांग्लादेश का दारुल ढाका, ढाका में मीरपुर की बस्ती, वो बिहारियों की बस्ती, जिन्हें बिहारी कहा जाता है, वो भी एक ऐसी बस्ती है जो हर तरह के मर्ज़ का शिकार है। भूख से लेकर नंगो इफ्लास तक तमाम बीमारियां वहाँ हैं। और अगर ये बीमारी वहाँ पहुँच जाती है, फैल जाती है, तो फिर क्या होगा इसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। इस बस्ती को आप देखिए, देखें ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ज़िंदगी कितनी कठिन है। यहाँ के लोग कहते हैं कि बस्ती के बाहर गाड़ियाँ आती हैं और वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करती हैं, जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। और उसके बाद खाने की गाड़ियाँ आती हैं जो बाहर खाना बांटती हैं। इस बस्ती के अंदर नहीं आती, इस बस्ती के अंदर नहीं आती वो गाड़ियाँ जो मुकामी लोगों को खाना बांटती हैं। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि वहाँ के जो NGOs हैं, वहाँ के जो फलाई इदारे हैं, वो क्या झक मार रहे हैं? वो फंड किस काम के लेते हैं? रोहिंग्या की सूरत हाल क्या है, बिहारियों की सूरत हाल क्या है, वो क्यों नहीं देखते इस बात को? और मैं अपनी हुकूमत से क्या कहूँ कि उन बिहारियों की वापसी कितनी ज़रूरी है। ये अपने आप को अब तक पाकिस्तानी कहते हैं, इनकी भी गलती है कि इन्होंने वहाँ अडॉप्ट नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया, लेकिन इनकी हुब्बुल वतनी है। गलती के साथ साथ इनकी हुब्बुल वतनी है, इनको सलाम भी करना चाहिए। और अगर थोड़ी सी हिम्मत हो, अब अव्वल तो हमारे यहाँ मशरिक़ वस्ता से गए हुए
लोग वापस आ रहे हैं तो जो हिम्मत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कभी मौका मिले तो सोचिएगा इनके बारे में कि इनको वापस लाना है या नहीं लाना, लेकिन इन पर गौर ज़रूर कीजिएगा। कराची की कच्ची बस्तियाँ हैं, औरंगी है, बल्दिया टाउन है, लहरी का इलाका है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ेगी। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर यहाँ पर कोरोना पैदा हो जाता है तो बहुत मसाइल पैदा होंगे। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि कोरोना अभी तक काबू नहीं आया है, लेकिन बरतानिया कह रहा है कि पीक हो गया है, अमेरिका कह रहा है पीक हो गया है। अगर जो अमेरिका में 24-25 सौ लोग रोज़ाना मर रहे हैं, न्यूयॉर्क मौत का घर बन चुका है, बहुत से उनके इलाके वर्जीनिया, न्यू जर्सी वगैरह, वहाँ भी बहुत से मसाइल हैं। लेकिन एक जो मसला पैदा हो रहा है वो मिस्टर ट्रम्प की वजह से पैदा हो रहा है, और वो ये है कि उन्होंने उन मुजाहिरों की हिमायत कर दी है जो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। तो अब वहाँ भी मसला है, यहाँ भी मसला है। लॉकडाउन के ख़िलाफ़ मुजाहिर और ट्रांसपोर्टर्स ने धमकी दे दी है कराची के कि 2 दिन क्या 3 दिन का था, अब 2 दिन, कि 2 दिन में ट्रांसपोर्ट खुली जाए, वरना वो खुद सड़कों पर ले आएंगे। देखता है कि हुकूमत रिट कैसे कायम रख करती है, देखना है कि हुकूमत तरावी और रमज़ान और इफ्तार और सहरी और नमाज़ों में डिसिप्लिन कैसे कायम कराती है, देखना है कि अइम्मा इकराम इमाम किस तरह ताउन करते हैं, देखना ये है कि उलमा कौंसल मुफ्ती शफ़ी उस्मानी और मोहनी मुरेबान किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। मतलब अब तो आपको वो रियायत मिल गई ना जो मक्का में और खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी को नहीं मिली। वो रियायत मिल गई, आपको ले लिया, आपने ज़िद करके लिए। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस पर अमल कराएं, वरना कुछ नुकसान होता है तो ज़िम्मेदारी फिर आप ही होंगे। मेरी दुआ ये है कि हम इन मूज़ी अमराज से काबू पाएँ, अच्छा रमज़ान गुजारें, अच्छी इबादतें करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें, दुनिया के हर मज़लूम के लिए दुआ करें। कश्मीरियों को बिल्कुल ना भूलें। हमारा कश्मीर कितने महीने से, आपको अंदाज़ा है कितने महीने से लॉकडाउन में है? तो भूल भी गए उसको आप भूल गए उसको। एक बयान दे देते हैं फिर चुपचाप बैठ जाते हैं खामोशी से। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मुझे अपना एहतिसाब करना चाहिए कि मैंने कश्मीर के लिए क्या किया। कुछ नहीं कर पाया मैं। वो भूखे हैं, वो बीमार हैं, वो कैद में हैं। अब कोई कुछ भी कह ले कि उनके यहाँ 4G खुल गया, 3G खुल गया, राब्ते कायम हो गए, लेकिन मसला मौजूद है। चलें, बहुत हो गया रोना गाना। मैंने आपसे वादा किया था आज आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम एक तस्वीर इंसानी रवैयों की। हम कहते हैं ना कि हमारा इंसानी रवैया ख़राब है, हमारा समाजी रवैया ख़राब है, हम सब चीज़ की वायलेशन करते हैं, हम लाइन भी तोड़ देते हैं, हम नमाजें भी इकट्ठी होकर पढ़ लेते हैं कि कंधे से कंधा मिल जाए। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ कराची की। ट्रैफिक पुलिस साहब का कांस्टेबल है, उसको खाना आया है, एक वैन आती है पुलिस वालों की और बिरयानी का एक छोटा पैकेट, छोटा डब्बा दे जाती है जो थोड़ा सा गर्म होता है। वो उसको खाता है, जो भी खुराक उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जब उसने देखा कि एक मासूम बच्चा भूख से तड़प रहा है तो उसने उसको बुलाया, अपने पास बैठाया और देखिए कैसे खिला रहा है, अपने हाथ से खिला रहा है। ये वो इंसानियत है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ये बहुत बड़ा सूफ़ी है, ये इस दौर का बहुत बड़ा कलंदर है कि खुद भूखा रहेगा, सुन्नत है ये, खुद भूखा रहेगा दूसरे को खिलाएगा। मैं सलाम करता हूँ इसको, मैं सलाम करता हूँ ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम गुमनाम सिपाहियों को जो ये कारनामा करते हैं। आते हैं पुलिस वालों पर लंदन के, बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत दिलगीर हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आइए देखें किस तरह वो इस डिप्रेशन को कम कर रहे हैं। हम कहते थे पहल दूज, बचपन में कहते थे आप पहल दूज खेले, देखें किस तरह पहल दूज खेल रहे हैं। अच्छा, दुनिया वाकई सुनसान है। दुनिया कराची की तरह नहीं, दुनिया लाहौर की तरह नहीं, दुनिया मुल्तान की तरह नहीं, जहाँ चहल पहल हो रही हो, जहाँ ट्रैफिक भी चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, जहाँ एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हो। दुनिया सुनसान है, सन्नाटा है। वो तमाम मुल्क
सुल्तान जो तहजीब याफ्ता कहलाते हैं। ये आप फुटेज देखिए और इस पर मुझे गालिब के कुछ अशार याद आते हैं जो गालिब ने बहुत पहले ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर गालिब ज़िंदा होते तो ये ख्वाहिश उनकी पूरी हो गई होती है। कहते हैं रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम ज़बां कोई ना हो, पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाए तो नौहा ख्वां कोई ना हो। NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।